जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ सामाजिक विज्ञान विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और मैं वादा करता हूं कि यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इन सभी प्रश्नों का सीधा आंसर आपके दिमाग में बैठा दूंगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें हमको रटना होता है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं प्रत्येक विषय में जिन्हें हमको अच्छे से क्या करना होता है, समझना होता है। तो यहाँ पर जो मैं प्रश्न आपको बताऊंगा और आपको इस ढंग से समझाऊंगा कि आपको प्रश्नों का उत्तर रटना नहीं पड़ेगा। इन प्रश्नों को आप तैयार जरूर कर लेना। और सामाजिक विज्ञान विषय का जो मॉडल पेपर है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, उसका भी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है। हिंदी विषय के भी मॉडल पेपर की वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। और इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई मेरे प्यारे बच्चों, आगे है प्रश्न में, उसका मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, फ्रांस की क्रांति, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कब शुरू हुई, 5 मई, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 5 मई 1789 ईस्वी। बहुविकल्पी में भी प्रश्न आता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ हुई। फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी, यानी फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी और इस कारण वहाँ क्रांति का जो है क्या हुआ, शुभारंभ हो गया। लुई 16वें, जो लुई 16वां था, वह फिजूल खर्ची से आर्थिक राजकोष खाली कर चुका था, यानी लुई 16वें की फिजूल खर्ची से राजकोष खाली हो गया था, यानी जो राजकोष था, धन था, वह लुई 16वें ने अपने फिजूल के खर्च में सब समाप्त कर दिया था तथा देश आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर था। ऐसी हालत में शासक ने जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव किया, यानी जो धन था, राजकोष था, उसे तो लुई 16वें ने अपने फिजूल के खर्च में इधर उधर बर्बाद कर दिया। लेकिन आगे क्या हुआ, जब देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई, तब क्या हुआ, जो शासक वर्ग था, यानी जो शासक थे, उन्होंने जनता पर कर भार यानी अनेक प्रकार के टैक्स लगाने यानी बढ़ाने के, नए कर लगाने के, और भी कर लगाने का प्रस्ताव किया, जिसका जनता ने क्या किया, विरोध किया। स्टेट्स जर्नल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हो गया और इस दृष्टि से फ्रांस की तात्कालीन आर्थिक स्थिति ही क्रांति का प्रमुख कारण बन गई। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, 5 मई 1789 को, और उसका मुख्य कारण क्या था, तो यहाँ पर मैंने आपको एक मुख्य कारण बता दिया। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, भूक्षरण रोकने के 3 उपाय सुझाइए या बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, भूक्षरण का अर्थ क्या होता है, भूक्षरण कहा जाए या कहा जाए मृदा अपरदन, मृदा
अपरदन, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, चाहे भूक्षरण कहा जाए या मृदा अपरदन कहा जाए, दोनों एक ही चीज हैं। तो यहाँ पर मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। मृदा अपरदन है क्या मेरे प्यारे बच्चों? जैसे यहाँ पर मिट्टी है, यानी ये जो मृदा है यहाँ पर है और यह एक स्थान से इस स्थान पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, किसी भी कारण से जल के द्वारा यानी बाढ़ के माध्यम से या तेज आंधियों के माध्यम से, तो जब ये मिट्टी यहाँ से कट कर इस दूसरे स्थान पर आ जाती है तो इस मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या है? भूक्षरण या मृदा अपरदन कहलाता है। तो इसको क्या करना है? रोकना है। अब रोकने के कोई 3 उपाय, क्या कह रहा है प्रश्न? कोई 3 उपाय सुझाइए। तो यहां पर उत्तर क्या होगा कि पहला उपाय क्या है? वन लगाना। वन लगाने से क्या होगा? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कैसे? वृक्षों की जड़ें मिट्टी के करोड़ों को आपस में जकड़े रहती हैं, यानी वृक्षों की जो जड़ें होती हैं ये मिट्टी के कणों को आपस में जकड़े यानी पकड़े रहती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। आपने देखा होगा जहां पर अधिक वृक्ष लगे होंगे वहां पर मिट्टी का कटाव बहुत ही कम होता है, एकदम ना के बराबर होता है। और दूसरा क्या है उपाय? घास लगाना। एक तरीका और है, यदि हम घास लगाते हैं तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। घास की जड़ें भी मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रहती हैं। जो घास की जड़ें होती हैं वो भी मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रहती हैं तथा मिट्टी को बहने से रोकती हैं, और मिट्टी को क्या करती हैं? बहने से रोक लेती हैं। और अगला जो है यहाँ पर उपाय, सीढ़ी नुमा खेत बनाना। यदि हमें पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को क्या करना है? रोकना है, तो हमें कैसे खेत बनाने चाहिए? सीढ़ी नुमा या सोपानी खेती जिसे कहते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बनाकर हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर भूमि के कटाव को रोका जा सकता है और ऐसे खेतों के चारों ओर मेड़बंदी भी की जाती है। ये नहीं सीढ़ीदार खेत ही बना दिए बस मृदा अपरदन रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। ऐसे खेतों में हमें क्या करना होगा? चारों तरफ, खेत के चारों तरफ मेड़बंदी यानी मेड़ भी बांधना होगा अच्छी प्रकार से। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर कि भूक्षरण रोकने के 3 उपाय कौन से हैं? वन लगाना, घास लगाना और सीढ़ी नुमा खेत बनाना। अगला प्रश्न जो है ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में भी आ चुका है। प्रश्न क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? अब देखो चिपको आंदोलन क्या है, तो प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत की। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कब? 1970 ईस्वी में उत्तराखंड में किस आंदोलन की? चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण करने वालों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। अब प्रश्न आता है बहुविकल्पी कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? उत्तर हो जाता है यहाँ पर कि चिपको आंदोलन वन संरक्षण से, किससे? वन संरक्षण से संबंधित है। अब आगे यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि गढ़वाल, टिहरी व कुमायूं के क्षेत्रों में जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी उस कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने एक मानवीय रास्ता अपनाया। इसके लिए उन्होंने वहां के आदिवासी व
जनजाति के लोगों को तैयार किया, जिसमें वह पेड़ की कटाई के समय उससे चिपके रहते थे। यानी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक मानवीय रास्ता अपनाया पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। उन्होंने क्या किया, वहां के जो आदिवासी थे और जो जनजाति के लोग थे उनको तैयार किया अपने पेड़ों को बचाने के लिए। तो वह लोग क्या करते थे कि जब पेड़ों को काटने के लिए वहां पर यंत्र लाए जाते थे, यानी पेड़ों को काटने के लिए जो मजदूर थे, जो मालिक लोग थे, जब पेड़ कटवाने के लिए आते थे तो वहां के जनजाति के लोग और आदिवासी क्या करते थे, वह पेड़ की कटाई के समय उससे चिपके रहते थे और कहते क्या थे कि पहले हमें काटो फिर पेड़ों को। यानी वह कहते कि यदि काटना ही है तो पहले हमको काटो, फिर इसके बाद हम पेड़ों को काटने देंगे। इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी ये जो चिपको आंदोलन था इसने पर्यावरण संरक्षण में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई तर्क दीजिए। तो उत्तर क्या होगा इसका, लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत क्या करना चाहिए, तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। यानी जनता जो है सारी राजनीतिक शक्ति का क्या है, स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसीलिए उसी लोकतंत्र शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है यहाँ पर, लोकतंत्र किन माध्यमों से उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका, लोकतांत्रिक सरकार इस प्रकार वैध होती है कि लगभग प्रत्येक 5 वर्ष, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। यह जनता द्वारा सभी बालिगों को वोट देने की प्रक्रिया द्वारा चुनी जाती है। जिस दल के पास बहुमत प्राप्त होता है वह सरकार का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला जो प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, संगठित क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। उत्तर क्या होगा, संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा इसमें काम करने वालों के रोजगार नियमित होते हैं। इन्हें सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। इनकी कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं एवं कार्यविधियां होती हैं और यह संगठित क्षेत्र कहलाता है। अगला जो प्रश्न है यह तो कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण रहा है। विभिन्न देशों के बीच
परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या है? वैश्वीकरण है। यानी अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? एकीकरण हो रहा है। और विभिन्न देशों के बीच जो परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, इसे ही क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? उत्पादन की अधिकता और क्रय शक्ति में गिरावट। और यहाँ पर दूसरा कारण क्या है? विश्वव्यापी आर्थिक संकट का एक मुख्य कारण बहुत से देशों में स्वर्ण की कमी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही कारण थे जो 1929 में होने वाली महामंदी के आर्थिक कारण थे। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना और इसी तरह से मैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 की धुआंधार तैयारी कराता रहूंगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।